नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। माना तो यही जाता है भारतीय संस्कृति में कि एक बुजुर्ग अगर घर में है तो एक रोशनदान घर में है। लेकिन बीजेपी में स्थितियां बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं। और इन स्थितियों को बदलते बदलते अब दूसरी आज़ादी की बात इसलिए होने चली है क्योंकि अब जो नई टीम बनी है सभी का जन्म 1947 के बाद हुआ है। प्रतीकात्मक है या जो कहिए, संयोग ऐसा है कि बीजेपी के अध्यक्ष 1964 में जन्मे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद 1950 में जन्मे। सरसंघ चालक मोहन भागवत का जन्म भी 1950 में हुआ। तो आइए जरा इस दूसरी आज़ादी के मॉडल को टटोला जाए, क्योंकि इस दौर में नेहरू का मॉडल भी खत्म करने की बात है और मोदी मॉडल सामने आने वाला है। तो दूसरी आज़ादी का मॉडल किस रूप में कैसे सामने आएगा, जरा देखिए। शुरुआत चक्रव्यूह से। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसके जरिए कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। मसलन प्रधानमंत्री कार्यालय सबसे पावरफुल, राज्यपाल अपने रहें, बाकी सब हटा दिए गए। ये एक पूरा मिशन था, पूरा कर लिया गया है शीला दीक्षित के साथ ही। युवा कांग्रेसी बोर्ड है, संसदीय बोर्ड में सिर्फ युवा ही युवा है, उस नजरिए से कि सबका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। नौकरशाहों पर नकेल कैसे कसनी है, माना यही जा रहा है कि नौकरशाह बेहद कमजोर होता है, डरा भयभीत रहता है, तो नकेल कस दी जाए, अपने हिसाब से अब काम निकाला जाए। नेहरू का मॉडल योजना आयोग, अब उसे खत्म, और मोदी मॉडल की नई शुरुआत। योजना आयोग पहली बैठक भी हो गई। और दूसरी तरफ जो युग खत्म हुआ, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी। ये युग खत्म है और एक नए युग की शुरुआत है। इस युग की शुरुआत के साथ कई संकेत हैं और इन संकेत के साथ शुरुआत दरअसल मोदी मॉडल की सबसे पहले शुरुआत, संसदीय बोर्ड का चेहरा। आइए ये देख लीजिए। दूसरी आज़ादी के मॉडल में संसदीय जनरल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। नए कमांडर के तौर पर 2 भर्ती हुई है, जेपी नड्डा साहब और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुराने सिपाही 8 हैं जो हूबहू वैसे ही हैं, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और रामलाल, जो कि आरएसएस से यहां पर आए हैं और चीजों को नापते बोसते हैं। सवाल है इन सब के बीच जो एक नया मॉडल निकल कर आ रहा है कि हम एक दूसरी आज़ादी का मॉडल दे रहे हैं देश में, पुराने मॉडल को खत्म कीजिए और नई स्थिति में बन जाइए। माना यह जाता रहा कि नेहरू जो भी सोचते थे उसको कम से कम इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन इस दौर में उस मॉडल को खत्म किया जा रहा है। लेकिन नए मॉडल को लेकर कोई साफगोई इस रूप में नहीं उभर पा रही है कि दिशा होनी क्या चाहिए। लेकिन आइए जरा, चूंकि संसदीय बोर्ड का जिक्र है तो इस मॉडल को पहले समझ लें कि दरअसल बीजेपी और सरकार पहली बार, सवाल उम्र का नहीं है, सवाल है वो शख्स सबसे पावरफुल है जो टास्क फोर्स की तरह काम कर सकता है। तो बीजेपी की नई नुमाइंदगी टास्क फोर्स की तरह है। युग खत्म हुआ, वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। जी, युग खत्म हुआ या नया युग शुरू हुआ। वाजपेयी के नाम की भी जरूरत अब बीजेपी को नहीं है। आडवाणी की खामोशी ही राह दिखाए तो ठीक है, और मुरली मनोहर जोशी दरकिनार रहें तो ही ठीक है। तो वाजपेयी, आडवाणी और जोशी से आगे के युग की नई फौज तैयार है, जिसकी कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में है। नए कमांडर के तौर पर जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान शामिल हो चुके हैं। बाकी 8 सिपाही पुराने हैं, यानी राजनाथ, जेटली, सुषमा, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और रामलाल जस के तस हैं। यानी भविष्य के टारगेट के लिए जनसंघ के दौर की सियासी सोच या आजादी से पहले के लीडरान न संघ परिवार को मंजूर है, न ही बीजेपी को। और चूंकि बीजेपी में हर निर्णय पर आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड ही लेता है, तो अब अतीत के अनुभव की नहीं बल्कि टारगेट पूरा करने वाले टास्क फोर्स की जरूरत है। ध्यान दें तो सरकार चलाने के तरीके और संगठन को कसने की कवायद भी टास्क फोर्स की तर्ज पर ही हुई है। हर मंत्री के सामने टारगेट है और संगठन में शरीक हर अधिकारी के सामने चुनौती। यानी पार्टी का नया स्वरूप चिंतन मनन कर कार्यकर्ताओं के जरिए टारगेट पूरा करना नहीं है, बल्कि टारगेट पूरा करने वाले कमांडो ही अब अधिकारी हैं या फिर मंत्री हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 घंटे काम करने को तैयार हैं, तो हर मंत्री को 15 से 18 घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। और बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश प्रदेश घूम घूम कर पार्टी की अलख जगाने को तैयार है, तो फिर हर पदाधिकारी को गांव गांव खेड़े खेड़े तो घूमना ही पड़ेगा। यानी वाजपेयी आडवाणी युग का काम आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता करेगी, भारत माता की, और संगठन का काम चिंतन मनन नहीं
बल्कि चुनावी जीत हासिल करने के लिए मशक्कत करना होगा, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा नीतिगत तौर पर लागू तभी होगी जब हर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी टास्क फोर्स की तर्ज पर बीजेपी काम करने को तैयार है और मौजूदा बीजेपी को लेकर संघ परिवार का मूल मंत्र यही है, खुद बदलो, सबको बदलो। खुद बदलो और सबको बदलो, ये इंतजार अभी करना होगा जब नारे के तौर पर ये बीजेपी के भीतर भी गूंजेगा और संघ परिवार कहेगा भी कि देखिए इस नारे को दे डालिए। लेकिन दरअसल मार्गदर्शक मंडल के रूप में कहीं अब मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक ही देंगे। दरअसल ये बात आरएसएस ने आज नहीं सोची थी। 10 बरस पहले सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज तक के कैमरे पर ही जो कहा था, सुन लीजिए, 10 बरस पहले की बात है ये। तो ये परिवर्तन दुनिया का नियम है ना, तो बगैर अटल जी, बगैर आडवाणी खराब तो लगता ही है ना, लेकिन काम रुकता नहीं है दुनिया। इसलिए सब पुराने लोग यही सोचते हैं कि धीरे धीरे नए लोगों को सौंपना, आगे बढ़ना। ये हर क्षेत्र में, परिवार में भी बाप सोचता है कि बेटा संभाल ले तो मैं ये हो जाऊंगा। ये स्वाभाविक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। कोई 10 साल 20 साल राजनीतिक जीवन नहीं होता, तो लगातार कांग्रेस के 100 साल पूरे हो गए। बीजेपी भी लंबे चलने वाली पार्टी है, तो उसमें ऐसे अनेक नेता आएंगे जाएंगे। उनके बिना कल्पना करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको कभी ना कभी कल्पना करनी पड़ेगी अपने पीछे क्या है। वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। तो 10 बरस लग गए स्थितियों को पलटने में, 10 बरस पहले जो सोचा गया था। लेकिन उस वक्त जिक्र सिर्फ आडवाणी और वाजपेयी का होता था, मुरली मनोहर जोशी का जिक्र उस वक्त भी नहीं था। और इस वक्त भी मुरली मनोहर जोशी ने सोचा नहीं होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शायद इसीलिए आज पत्रकार ने जैसे ही माइक सामने रखा, झिड़क दिया गया, खामोशी बरती गई। देख लीजिए। गई, कहीं झड़का गया। संकेत बहुत साफ है कि अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है और उस युग के जरिए सिर्फ सवाल ये नहीं है कि युवा सामने है। आज़ादी के बाद जन्म हुए स्वयंसेवक ही हाथ में कमान थामेंगे या नेता ही इस रूप में आएंगे। सवाल ये भी है कि आज़ादी के बाद नेहरू मॉडल भी खत्म होगा। योजना आयोग कमोवेश एक उसी तरीके से निकल कर आया था। आज वहां पर पहली बैठक हुई। उस बैठक ने इस बात के संकेत दे दिए कि अब मोंटेक सिंह अहलुवालिया, मनमोहन सिंह, चिदंबरम बीते 10 बरस में जो कुछ करते रहे, अब चीजें बदलेंगी और सब कुछ बदल दिया जाएगा। भविष्य के प्लानिंग कमीशन को लेकर दिल्ली में आज प्लानिंग कमीशन के दफ्तर में पहली बार मोदी मॉडल की चर्चा करने यशवंत सिन्हा से लेकर विमल जालान तक बैठे। सालाना 5 लाख करोड़ के बजट पर बैठे प्लानिंग कमीशन को लेकर जनता के बीच अरसे बाद याद कीजिए तो गुस्सा तब फूटा था जब पता चला कि योजना आयोग ने एक टॉयलेट पर 35 लाख रुपए खर्च कर दिए और महज 35 रुपए की कमाई वाले लोगों को गरीब भी नहीं माना। असल में योजना आयोग की दुर्गति मनमोहन सिंह के दौर में बद से बदतर होती चली गई। पीडीएस से लेकर मनरेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को टालने से लेकर राज्यों की मांग पर खुली मनमानी बीते 10 बरस की किस्सा गोई है। कहीं कोई सुधार हुआ नहीं और योजना आयोग की मनमानी का आलम यह रहा कि मोंटेक सिंह ने अपने सलाहकारों को ही खुला खेल करने की आजादी दे डाली। मसलन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोंटेक सिंह के सलाहकार गजेंद्र हल्दिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी योजना अपने वक्त में पास होने ही नहीं दी। खुद गजेंद्र हल्दिया योजना आयोग में अधिकारी रहे, फिर मोंटेक के सलाहकार हो गए, लेकिन किसी भी काम को कोई अंजाम दिया नहीं जा सका। तो इस दौर में योजना आयोग के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई काम हुआ ही नहीं। हालांकि मनमोहन सिंह के दौर में भी कई कैबिनेट मंत्रियों ने प्लानिंग कमीशन में बदलाव करने की आवाज बार बार उठाई, लेकिन चिदंबरम, मोंटेक और मनमोहन की तिकड़ी ने अर्थव्यवस्था का ऐसा खाका देश के लिए बनाया कि आर्थिक तौर पर देश का बंटाधार ही हुआ। प्लानिंग कमीशन पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा था और शायद उस पर कहीं चोट प्रधानमंत्री मोदी ने करने की सोची और की भी। लेकिन वो मॉडल क्या है और क्यों ये बात जहन में आई, उससे पहले जरा योजना आयोग का एक खाका देख लीजिए। इस देश में ये खाका काम कैसे करता है। यहाँ पर एक सचिव है जो कि योजना सचिव, एडिशनल सचिव के तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी जो कहते हैं 45 हैं, 29 डायरेक्टर हैं। जरा कल्पना करना शुरू कीजिएगा कितने लोग यहाँ काम करते हैं। इसके बाद वरिष्ठ सलाहकार
23 हैं, डिप्टी सचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे 18 हैं और कर्मचारी तकरीबन 1,500 कर्मचारी हैं। इनका जो सालाना बजट इस बार का था 2013-14 का, वो 5,21,000 करोड़ का था। पिछली बार का बजट जो था वो तकरीबन 4,41,000 करोड़ का था। इस स्थिति में ये सब कुछ काम करते रहा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ये जिक्र हो रहा है, नेहरू मॉडल क्यों योजना आयोग को लेकर आया था और नरेंद्र मोदी नए मॉडल के साथ योजना आयोग को एक नया नाम क्यों देना चाहते हैं। 1950 में प्लानिंग कमीशन को लेकर जो नेहरू ने सोचा, 2014 में उसे पलटने का फैसला नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, या फिर प्लानिंग कमीशन के जरिए नए सिरे से देश की आंतरिक व्यवस्था को मतने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। होगा क्या और आने वाले वक्त में योजना आयोग किस नाम से काम करेगा, इसका इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन जो सवाल प्रधानमंत्री के जहन में है और आज जिस तरीके से यशवंत सिन्हा की अगुवाई में 18 विशेषज्ञ बैठे, उसने इसके संकेत तो दे ही दिए कि मौजूदा सरकार को नेहरू मॉडल मंजूर नहीं है। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटे तो योजना आयोग को लेकर नेहरू की यह सोच सामने आती है कि प्रधानमंत्री नेहरू कई बार वित्त मंत्रालय से कई मुद्दों पर टकराए और जब जब इनके सामने मुश्किल आई तब तब योजना आयोग के जरिए नेहरू ने काम किया। नेहरू के दौर में 4 वित्त मंत्री नेहरू से टकराए और उन्होंने इस्तीफा भी दिया। षणमुगम शेट्टी ने 15 अगस्त 1948 को पद छोड़ा, तो जॉन मथाई ने नियोजन मंडल के सवाल पर 1950 में पद छोड़ा। वहीं सीडी देशमुख ने 1956 में वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो वीटी कृष्णमाचारी ने 1958 में इस्तीफा दिया। वैसे वित्त मंत्रियों का प्रधानमंत्री से टकराने का सिलसिला इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में भी रहा। याद कीजिए तो मोरारजी देसाई ने 1969 में इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों को लेकर विरोध किया और फिर इस्तीफा दे दिया। वहीं राजीव गांधी के दौर में वीपी सिंह प्रधानमंत्री से टकराए, इस्तीफा उन्हें भी देना पड़ा। और एक सच यह भी है कि मुश्किल दौर में नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय संभाला। और ध्यान दें तो प्लानिंग कमीशन के जरिए हर प्रधानमंत्री ने नेहरू के उस मॉडल को ही अपनाया जहां वित्त मंत्रालय से इतर देश में नई योजना लागू की जा सके। यानी जो बात पीएमओ में सोची गई उसे योजना आयोग के जरिए लागू भी कराया गया। 1951 को लेकर पहली योजना कृषि को विकसित करने पर टिकी थी और ध्यान दीजिए तो 12वीं योजना राज्य को राजनीतिक बजट मुहैया कराने पर ही टिकी रही। लेकिन मोदी मॉडल योजना आयोग के उस नए चेहरे को विकसित करना चाहता है जहां योजना भविष्य को लेकर बने। यानी 2020 का भारत कैसा हो या फिर आरएसएस के 100 बरस पूरे होने पर 2025 का मॉडल हिंदुस्तान में होगा क्या, इसकी कल्पना के साथ उसे जमीन पर उतारने की दिशा में काम करना आयोग शुरू कर दे। शायद इसीलिए योजना आयोग के नए नामों में भारत भविष्य वेद से लेकर इंडिया फ्यूचर रामा तक के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। इस इंतजार का मतलब यह है कि दरअसल अमली जामा किस रूप में पहनाया जाएगा और वो नीतिगत फैसले के जरिए जमीन पर किस रूप में नजर आएगा, वाकई इंतजार इसका करना होगा। क्योंकि इस दौर में जो भी मॉडल निकल कर आ रहा है, मोदी मॉडल जो कि दूसरी आजादी का मॉडल है, इसमें पहली बार कत्लेआम भी मचा है। कत्लेआम का मतलब राज्यपालों की फहरिस्त देखिए, एक दो नहीं दर्जन भर। वीरेंद्र कटारिया पुडुचेरी के राज्यपाल हटा दिए गए, वक्कम पुरुषोत्तम मिजोरम के राज्यपाल हटा दिए गए, कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल हटा दी गई, बीएल जोशी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हटा दिए गए, शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हटा दिए गए, अश्वनी कुमार नागालैंड के राज्यपाल हटा दिए गए, बीवी वांचू गोवा के राज्यपाल हटा दिए गए, एम.के. नारायण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हटा दिए गए, के शंकर नारायण महाराष्ट्र के राज्यपाल हटा दिए गए और शीला दीक्षित केरल की राज्यपाल आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी तस्वीरें बतलाती हैं कि दरअसल किस तरीके से राज्यपालों को लेकर एक साख इस देश में जो सरकार और राज्यपाल के बीच होती थी। सरकारिया कमीशन ने बड़ा शानदार जिक्र किया था कि राज्यपाल किस तरीके से सेतु का काम करेगा केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि सियासत काम करती है और इस दर्द का इजहार खुले तौर पर सिर्फ 2 लाइन कहने के लिए आज केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित को सामने आना पड़ा। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है, यही आपको सूचना देनी थी, स्वयं दे रही हूँ, बस। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। मैंने इस्तीफा दे दिया है, कल दे दिया था मैंने। मुझे और कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब मैं टिप्पणी के लायक हो जाऊंगी तब करूँगी।
तो दूसरी आज़ादी का मॉडल चाहे जो हो, लेकिन इस देश में मायने तो सियासत और चुनावी सत्ता ही मैटर करती है। और देखिए, उपचुनाव में जरा सी हार के अमली शिवसेना की तरफ से बात निकल कर आ गई। सामना में उद्धव ठाकरे ने क्या लिख दिया, आइए जरा देख लीजिए और सुन लीजिए क्या क्या लिखा गया। सामना में उद्धव ठाकरे ने बहुत साफ तौर पे लिखा, केवल लहरों की बदौलत चुनाव नहीं जीते जाते। लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को सबक सिखाया, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने भी एक सबक दिया है। बिहार और कर्नाटक के नतीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। साथ ही महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को मजबूत करने की भी जरूरत है। ये अजीबोगरीब डर होता है सत्ता को लेकर, और कहते यही है, जनादेश जब मजबूती के साथ आ जाए तो फिर कोई भी मॉडल कैसे भी लाया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है, मॉडल कहाँ नहीं जाता है, मॉडल खुद ब खुद बनता है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब बात कुछ खास होने वाली है लव जिहाद को लेकर।